जुस्तजू जिसकी थी वो पाया ना हमने। एक कंपैरिजन हमेशा होता है पाकीज़ा और उमराव जान में, इतनी बड़ी कल्ट क्लासिक बनी क्यों? बड़े बड़े आर्टिस्ट थे लेकिन फिल्म तो रेखा की थी। जब ये फिल्म बनाने जा रहे थे मुजफ्फर अली तो किसी ने, वकील साहब ने केस कर दिया था। काफी हद तक उनके पर्सनल लाइफ से भी इंस्पायर्ड लगती है। रेखा वाज कास्ट फॉर दैट लुक, दैट गेज। ड्रामा हो रहा था, कथक हो रहा था, डांस हो रहा था, शायरी हो रही थी। उमराव जान की लाइफ ज्यादा अच्छी है बट शी इज द मोस्ट लोनली वन। शरीफ घरों के लोग अपने बच्चों को तहजीब सीखने के लिए तवाइफों के यहाँ भेजते थे, कि नवाबों ने बर्बाद कर दिया है कि सिर्फ अयाशी करो। मुजफ्फर अली का कहना था कि ये लखनऊ नहीं है, रेखा इज उमराव जान। मैं हूँ इशिता और मैं हूँ नितिन, और आज हम बात करने वाले हैं उमराव जान पे, जो अभी हाल ही में दोबारा रिलीज हुई है। तो एक बार देखते हैं कि एग्जैक्टली ये पिक्चर क्या है, थोड़ा उस पर बातचीत करते हैं कि ये पिक्चर बनी कैसे है, इसके पीछे की कहानी क्या है। पहले तो बात यह है कि बहुत सारी पिक्चरें रिलीज हो रही है, मतलब नया माल आ नहीं रहा है मार्केट में। जो नया आ रहा है वो देखने लायक नहीं आ रहा, तो पुरानी फिल्में ही रिलीज कराई है। पर उमराव जान को 4K वगैरह में अच्छे से रिट्रीट करके प्रिंट को, हाँ, क्योंकि मैंने तो जो देखी थी बहुत ही बेकार क्वालिटी में देखी थी। तो वही 25-45 साल पुरानी फिल्म थी, तो रिलीज हुई है। खैर, मैंने जब ये पिक्चर देखी तो एक कंपैरिजन हमेशा होता है पाकीज़ा और उमराव जान में। पहले तो मुझे ये समझाइए कि ये इतनी बड़ी कल्ट क्लासिक बनी क्यों? मतलब इट्स अ स्टोरी ऑन अ कोर्टिसन्स लाइफ, ये कल्ट क्लासिक कैसे बन गई? तो पाकीज़ा कैसे बन गई? दोनों ही कैसे कल्ट क्लासिक्स बनी? तो कल्ट क्लासिक, देखिए कोई भी फिल्म अपने वक्त में कल्ट क्लासिक नहीं होती है, वो उसके बाद व्हेन यू लुक बैक एंड यू से कि हाँ यार ये तो बड़ा, जैसे जाने भी दो यारो जब रिलीज हुई थी तो एक छोटी सी व्यंग्यात्मक फिल्म थी, सटारिस्टिकली थोड़ा सा स्लैपस्टिक भी था उसमें। बाद के टाइम में टेलीविजन में बहुत बड़ी हिट रही और लोग पागल रहे उसको देखने। अंदाज अपना अपना जब रिलीज हुई थी तो फ्लॉप हो गई थी, बाद में लोगों ने फ्लॉप हो गई थी, कोई देखने नहीं गया था। उसके बाद में लगा कि यार ये तो बड़ा कमाल की फिल्म थी। तो कल्ट क्लासिक तो एक टैग है जो दे दिया जाता है कि पर आई थिंक ये शायद रेखा की वजह से, रेखा की जिंदगी में सोलो बीइंग द प्रोटैगनिस्ट एंड डूइंग समथिंग on a classical art form or a story which was about the bygone era, and रेखा being a South Indian, हालांकि वो पहले कर चुकी थी जोराबाई का रोल, सलाम इश्क मेरी जान, मुकद्दर का सिकंदर, तो पर she being she actually lived उमराव जान, she the language, लहजा जो है, वो जबान जो है, her expressions, तो आई थिंक वो उस वजह से उमराव जान, क्योंकि उनके कंधों पे थी फिल्म। बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उसमें, नसीर साहब थे, फारूक शेख थे, लेकिन फिल्म तो रेखा की थी। इनफैक्ट कई बार अगर देखा जाए तो जो उनकी सुल्तान साहब के साथ जो उनकी स्टोरी थी और जो एक अनफुलफिल्ड लव वाली थी, काफी हद तक उनके पर्सनल लाइफ से भी इंस्पायर्ड लगती है। रेखा की कहानी ये है कि अगर आप फिल्म में देखें तो जो किताब है उमराव जान जिस पे बेस्ड ये फिल्म है, उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि साहब जब ये फिल्म बनाने जा रहे थे मुजफ्फर अली तो किसी ने, वकील साहब ने केस कर दिया था कि साहब ये तो जस्टिफाई नहीं कर सकते। फिर उन्होंने राइट्स खरीदे और उस पे फिल्म बनाई। तो जब ये फिल्म बन रही थी तो जो पीरियड है वो पीरियड है डेकेडेंस का। वही 1840s के 1840s में की किताब लिखी गई है, उस पे बेस्ड है। तो मतलब वाजिद अली शाह अपने उरूज पर थे और उस वक्त के, उसके बाद धीरे धीरे एक तरह का डाउनफॉल शुरू होता है, क्योंकि जब अंग्रेज आ गए और फिर अंग्रेजों ने टेक ओवर कर लिया, तो वो एक जो कल्चरल लेगेसी थी और उस पे कमेंट्री भी है फिल्म में, कि नवाबों ने बर्बाद कर दिया है कि सिर्फ अयाशी करो और किसी काम के मत रहो। इवन जो इनके कोठे वाला भी जो था, जो शुरुआत में दिखाया था कितना ग्रैंडियर था, वहाँ पे सब, वहाँ पे लोग रोज आ रहे थे, मुजरे हो रहे थे, पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म वो खंडर हो जाता है। तो जो बात आप कह रही थी कि वो अनफुलफिल्ड लव वाली, अगर आप कैरेक्टर को देखें तो रेखा का जो उमराव जान का जो कैरेक्टर है फिल्म में, उमराव जान का कैरेक्टर में एक लोनलीनेस है। एक सीन है जिसमें बिस्मिल्ला, जो कि खमन बेगम की बेटी होती हैं, उनके एक आशिक नवाब साहब आते हैं जो एक हार लेके आते हैं और वो कहती हैं कि आप ही पहना दीजिए, और ये पीछे से देख रही है। हाँ। और ये फिर अपने रूम में जाती है और ये अपने आप को निहार रही है शीशे में। और तब नसीर जो है, ये जो आते हैं,
वो वहीं हैंग अराउंड करते हैं, एक तरह की दलाली का काम करते हैं क्या, बेसिकली क्लाइंट्स लेके आना, हाँ नवाबों को लेके हाँ, आना, उस तरह के पिंपिंग आदमी है, वाला थोड़ा सा पिंपिंग काम वाला था। काम है, पैसे जहां से मिल जाए बेसिकली, और उसी पे पलते हैं। हाँ वो एक परांदा टाइप की परांदा लेके आते हैं, हाँ और बिल्कुल वो कहती है कि मेरे लिए, और वो बहुत खुश हो हाँ, जाती है, और वो कहती है आप ही आप ही लगा पहना दें, दीजिए। हाँ। and she almost gives herself to हम्म Nasir, to that character, हम्म, but somebody else walks in and Nasir immediately blames it on her कि भाई हाँ बाद में। ये तो उसने बुला लिया था मुझे। तो वो जो एक खालीपन है उस कैरेक्टर का, उसको कोई चाहिए वो खालीपन पूरा करने के लिए, वो तलाश है। फिर सुल्तान मिर्जा मिलते हैं, हाँ, नवाब सुल्तान आते हैं जो उसमें। कि शायरी के मुरीद हैं, और हम्म उस बहाने वो मिलते हैं कि उनको शायरी बहुत पसंद आती है, और वो मिलते हैं, और उनमें एक तरह का एक रोमांस है, एक रिश्ता है। फिर वो टूट जाता है। हम्म, तो फिर वो एक बिट्रेयल का फीलिंग आती है, जानते हुए कि आप जिस पोजीशन पे हैं आपकी उनसे शादी नहीं नहीं होगी। हाँ, होगी। इवन वो एक्सेप्ट भी कर लेते एक पॉइंट पे कि भाई हाँ हाँ, आप आपकी, शादी कर लीजिए, हाँ मैं सौतन बनने को तैयार तैयार हूँ। हूँ। फिर उसके बाद वो डाकू आता है हम्म, जीवन में, फैज अली। फैज अली, हम्म, और उसके साथ भाग जाती है। हाँ सो आई थिंक इज द सर्च फॉर दैट फुलफिलमेंट, हाँ, इज द सर्च कि भाई एक अकेले, उसको बड़े इन शब्दों में कहीं कहा नहीं कहा गया नहीं है, है। पर बहुत सटल तरीके से वो कहानी, वो कैरेक्टर निकल के आया है। और जो रेखा की पर्सनल जिंदगी थी उसमें भी ये उस वक्त ऐसा माना जाता है कि वो चल रहा था, वो शायद अभी तक चल ही चल रहा ही रहा था। था उनकी जिंदगी में भी। बाद में उन्होंने जो शादी भी की और हाँ, इवन वो दे टूट डिड गई, वर्क आउट। कहीं कुछ हुआ नहीं, वो हमेशा वो तलाश रही, और वो एक अधूरापन रहा। अच्छा, बाकी इनके जो और भी जो इनकी तवाइफें थी, या फिर जब इनको भगा के वो लेके आया था किडनैप करके बेसिकली, तो एक और लड़की थी जिसके बाद में नवाब सुल्तान से शादी हो जाती है, वो शी फिगर्स आउट लेटर ऑन। और दूसरी जो अपनी ये थी बिस्मिल्लाह थी। अब बिस्मिल्लाह और ये एक तरह से देखा जाए तो लग रहा था कि शायद इनकी लाइफ ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज एक को एक घर में लेके गए, ये पहले ही बता दिया जाता है कि जिन भी बेगमों के घर में लेके जाया जाता है उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है। बिस्मिल्लाह को किडनैप किया जाता है तो नोबडी न्यू कि जिंदा भी है कि नहीं जिंदा है। बट जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो दिख जाता है कि भले एक पॉइंट पे लग रहा है कि उमराव जान की लाइफ ज्यादा अच्छी है, ज्यादा ग्लैमरस है, बट शी इज द मोस्ट लोनली वन पूरे पिक्चर के एंड तक। भाई क्योंकि वो कोठे पे ही रह गई ना, हम्म वो वहां से बाहर नहीं निकली, शी रिमेन्ड अ परफॉर्मर। हम्म तो वो कैरेक्टर वहां से निकला नहीं। अगर उमराव जान फिल्म की बात हम लार्जली करते हैं तो हमें क्या क्या दिखता है, हमें दिखता है कि एक 19th सेंचुरी का मिड का एक पीरियड है, हम्म अ, जिसमें जो एक बात मुझे लगती है कि बहुत सटल तरीके से बाकी रेफरेंसेस आए हैं पीरियड के, कि नवाबों ने बर्बाद कर दिया, सब अय्याशी कर रहे हैं, कोई हम्म, कुछ काम नहीं कर रहा है, वो फैज अली के जबान से जबान निकलवा से जाता निकला। है हाँ। कि नोबडी इज फाइटिंग, एंड आई थिंक दैट वाज द रीजन कि अवध में लड़ाई हुई ही नहीं। हम्म, अवध तो बस जो ऐश कर बहुत रहा था, आसानी से ट्रांसफर और हो फिर गया था ट्रांसफर हो वाजिद गई अली पावर, शाह और को। चलेगा, मतलब कोई झगड़ा यहाँ बाद में हुआ, हम्म वाजिद अली शाह के जाने के बाद हुआ, कि जब बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की, फिर रेजिडेंसी में जलाया गया, और मतलब अवध में बड़ा खून खराबा हुआ। लेकिन उस वक्त अवध में कोई विद्रोह विद्रोह नहीं था, आराम से सब चल रहा था, सब तो आर्ट्स फल फूल रही थी, हम्म ड्रामा हो रहा था, कथक हो रहा था, डांस हो रहा था, शायरी हो रही थी, बटेरबाजी होती थी, कबूतरबाजी होती थी, हाँ पतंगबाजी होती थी, बाके होते थे। उस जमाने में देयर वाज आल्सो सर्टेन रिस्पेक्ट, बट यू आल्सो रियलाइज कि भाई लड़कियां उठाई जाती थी, हम्म डाकू उठा लेते थे, किडनैप कर लेते थे, कोई भी उठा लेता था, लाके बेच देता था कहीं पे कोठे पे, एंड देन दे वर ट्रेन्ड। हम्म, तो अमीरन को उठाया गया और उसको बेचा गया, और हाँ, वो उमराव ट्रेन, जान बन वो गई। राजान बनी, उसको ट्रेन किया गया उसमें। पर अगर आप जबान देखें, अगर आप डायलॉग्स भी देखें उसमें, तो जो नजाकत है, हम्म जो एक तहजीब है, कि उस जमाने में बहुत ये माना जाता है कि भाई शरीफ घरों के लोग अपने बच्चों को तहजीब सीखने के लिए तवाइफों के तवाइफों यहाँ क्या भेजते बेचते थे, थे। तो वो हाँ। तहजीब दिखती है, हम्म वो बातचीत में दिखती है, वो राइटिंग में दिखती है, हम्म, फिल्म की पीरियड दिखता है। उस जमाने में और क्या हो रहा था कि भाई अंग्रेज आ ही जाएंगे किसी दिन, ये जो भी इसमें दिखाया भी है। एविडेंट है कि आ ही जाएंगे किसी दिन, टेक ओवर कर ही लेंगे। तो पर देयर इज नो फाइटिंग स्पिरिट, देयर इज, हाँ ठीक है आ जाएंगे तो मतलब ठीक है आ जाएंगे,
तो जो लखनऊ का है कि पढ़े हैं, हो तो जाएगा। बड़ा शानदार डिस्क्रिप्शन है उस पूरे कल्चर का। हालांकि ये बहुत टच बेस करके छू छुआ के निकल गए साइड से। कहानी उमराव की पर्सनल कहानी है, तो ये इमोशनल कहानी है, ये एक लड़की की जर्नी की कहानी है। और वो पीक करती है जब वो वापस किसी तरह फैजाबाद हाँ। पहुंचती है। वो 2 बार भागती है, एक बार कानपुर चली जाती है, पहले फैज अली के साथ भागती है, फिर वहां से वहां पे वापस उसको लेके आ आते जाते हैं, हैं फिर वो लोग। कानपुर चली जाती है, फिर वापस ले आते हैं, फिर वे जब भाग रहे होते हैं तो फिर फैजाबाद में अलग हो जाती है। तो वांटिंग टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट पिजन होल और Shackle, हाँ हाँ। शैकल्स एंड एक्चुअली डूइंग द सेम थिंग, कर मुजरा ही रही है। वापस वो वहीं आती है जहाँ हाँ, से भाग के जहाँ से निकलती भाग है। के निकलती है। और जब वो घर पहुंचती है अपने, और आखिर में बचपन से बिछड़ी अपनी माँ से फाइनली मिलती है, और जब उसका भाई उसे कहता है कि निकल जाओ निकल तुमने, जाओ और हाँ, मुंह मत दिखाना, नाम खराब किया नाम खानदान का। खराब किया खानदान का, तो आई थिंक दैट्स वेयर द फिल्म एंड्स की शी ब्रेक्स डाउन की कोई उम्मीद की किरण कहीं रही तो नहीं। लास्ट मुजरा भी उसी पे इनफैक्ट था कि सब में कहीं ना कहीं एक शुरुआत में था कि शी इज लॉन्गिंग फॉर लव, बट वो एक होमलेसनेस वाला जो वो एक स्टेट था, आई थिंक वो टुवर्ड्स द एंड वो एक्सेप्ट कर लेती है। एंड उसके बाद में कुछ कुछ रिवोल्ट नहीं होता आई उस थिंक जो चीज फिल्म पे। की कहानी है कि जो सुजू जिसकी थी वो भी वो पाया ना हमने, हाँ। तो वो वही इट्स नॉट जस्ट लव बट इट्स वो एनीथिंग, एक बिलोंगिंगनेस जो हाँ कहेंगे वो भी नहीं थी। आइडेंटिटी बिलोंगिंगनेस, तो वो उमराव जान की आइडेंटिटी से तकलीफ थी उसको, और वो उसमें से निकल नहीं पाई। अच्छा, हाँ, एक चीज और, हाँ, जब जब मूवी देखी तो सोचा थोड़ा इधर उधर पढ़ने वढ़ने में बैठ जाते, तो उसमें एक चीज है कि रेखा के ऑन सेट भी बड़े इश्यूज होते थे, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कॉस्ट्यूम वगैरह को भी लेते थे, तो अगर वैसा भी हाँ, कुछ हुआ तो था। वो था कि रेखा की ऐसा जो हम लोग एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, आपने पढ़ा, वो हाँ। यासिर का आर्टिकल है, उसमें उसने मुजफ्फर अली से जब बात की थी तो उसके बारे में निकल के आया है कि द फाइट रेखा हैड डन जोराबाई 3 साल पहले, वो फिल्म आ चुकी थी, तो वो हिट थी कि सलाम इश्क मेरी जा जरा कबूल कर लो, रेखा खुद भी हिट थी। तो उनकी जो टीम थी, उनके जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे, वो ग्लैमरस जोहराबाई बनाने के मूड में थे। और मुजफ्फर अली का कहना था कि ये लखनऊ नहीं है, ये बड़ा फिल्मी सीन है, पर मेरे कॉस्ट्यूम्स जो होंगे, जो लखनऊ के कॉस्ट्यूम्स होते थे उस जमाने में जिस पीरियड के है, ये ऐसे होंगे, मेकअप ऐसा होगा। और उस पे बड़े डिफरेंसेस थे कि साहब जैसे जैसे आज भी होते हैं कई जगह की, मतलब अगर आप देखें जिस पीरियड में फिल्में बन रही थी, ये वो जमाना था जब हीरो अपने बाल नहीं कटाता था अगर वो फौजी का रोल कर रहा है। मतलब संजय दत्त ने फौजी का रोल किया है इतने लंबे लंबे बाल लेकर के, ठीक है ना, पुलिस इंस्पेक्टर है पर जुल्फें इतनी बड़ी हैं, तो होता नहीं था, लेकिन क्योंकि फोर्सेज में आपको बाल वाल कटाने होते हैं, तो कोई ये लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे अपने लुक्स पे। तो उस जमाने में और फॉर अ गर्ल हुज प्रोटैगनिस्ट एंड हुज नोन टू बी अ ग्लैमरस गर्ल, एंड तब तक वो अमिताभ के साथ फिल्में कर चुकी थी, बड़ी हीरोइन हो चुकी थी, टू सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑन द ग्लैमर कोशेंट एंड देन कन्विंसिंग हर कि भाई देखिए आपका ग्लैमर कोशेंट कम नहीं हो रहा है, आप ही के कंधों फिल्म है, लेकिन उमराव ये नहीं है, तो उमराव ये बनानी। तो वो इश्यूज थे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा, लेकिन आई थिंक वो समझ गई थी, और उनको शायद ये समझ में आ गया था कि अगर मैं इसमें कुछ छेड़खानी करूंगी तो ना मैं इधर की रहूंगी ना उधर की रहूंगी, ना तो मैं जोहरा बन पाऊंगी ना मैं उमराव बन पाऊंगी। तो उससे अच्छा है जो कहा जा रहा है वो मान लें, डायरेक्टर पे यकीन कर लें, और ज्यादा रौब ना जमाया जाए इस पे। हाँ, पर बड़ा शानदार काम किया है, मतलब जो आई थिंक इट्स द गेज, इट्स जो उनकी जो एक सुल्तान कहते भी हैं, जब वो बात कर रहे होते हैं फैजाबाद का नाम लेते ही, तो उनके आंखों में आंसू हो जाता है। शी सेज कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट अगेन ही काउंटर्स कि अगर कोई बात ना होती तो आंखें नम ना होती। शम्मा की लॉ भी लग जाती है, उस तरह के डायलॉग है, लेकिन उनका जो आई थिंक इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, आई थिंक दैट सॉन्ग सम्स अप हर कैरेक्टर इन इट, इन टर्म्स ऑफ looks and seduction and not just Umrao Jan but Rekha also. So it is, I think Rekha was cast for that. Rekha was cast for that look, that gaze. वो जो लाइन है कि भाई वो नजरें गिरा के उठा सकती हैं और वो जो लुक आता है वो ही उमराव जान है, तो वो आप सिर्फ फील कर सकते हैं उसमें, कहीं उसमें जो, और आई फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड, उसमें जो सेडक्शन है, उसमें जो एक हंगर है उस लुक में, that's what it is, that's what they're supposed to get out depict, of depict and make sure the other person is wanted, the client should feel wanted, right? वो
जो निकल के आया है उसमें वो अद्भुत है। इनफैक्ट जब इनका पहला एनकाउंटर होता है, जो कन्वर्सेशन होता है, साथ में बैठ के बात करते हैं, तो पहले इनको पता नहीं रहता है कि सुल्तान है कौन, नवाब सुल्तान, लेकिन जब बात करते तो शी प्रिटेंड्स कि वो पूरा मुजरा उन्हीं के लिए किया था हाँ उन्होंने। हाँ, तो बिकॉज यू सेलिंग एन आर्ट फॉर्म, हाँ। यू बेसिकली एवरीबॉडी इज सेलिंग समथिंग एंड दे आर देयर टू इन द मार्केट, दैट इज हाउ दे गेट मनी। तो वो बड़ा पर वो मतलब उसमें फारूक शेख का बहुत शानदार काम है, नसीर का बड़ा शानदार काम है, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग He's a very कैरेक्टर। sleazy character, लेकिन बड़ा बड़ा interesting इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। बहुत बहुत बड़े एक्टर्स हैं इसमें। जो माँ का रोल किया फरूख जाफर, जो बाद में हमने उनको बुढ़ापे में पीपली लाइव में देखा और फिर गुलाबो सिताबों में देखा, और वो उस जमाने में उन्होंने वो रोल किया था। जो खानुम बनी थी वो शायद हाँ, शबाना आजमी की, हाँ कैफी की हाँ, वाइफ थी, हाँ, उनकी हाँ, मम्मी। शौकत आजमी थी। हाँ, सो दीना पाठक, ये दीना सब पाठक बड़े हैं। नाम थे हाँ उसमें। हाँ, लीला मौसी का भी छोटा सा रोल था, वो भी हाँ। आई थी बाद में, पिट गई थी पिट फिर गई बाद थी। में। हाँ, पर राज बब्बर का कैरेक्टर जो है बहुत छोटा कैरेक्टर है, लेकिन वो अपने आप में एक कहानी बताता है। आई थिंक ओवरऑल किताब में तो, किताब तो काफी लंबी है, किताब का फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग अलग है, पर जिस पर बेस्ड ये फिल्म थी। पर ये फिल्म जब ये जहां पे जिस पॉइंट पे खत्म होती है, किताब उसके आगे 50 पन्ने और है। हाँ, आपने तो किताब भी पढ़ी है। हाँ, किताब उसके आगे और है, लेकिन आई थिंक ये बहुत सही पीक पॉइंट पे लाके फिल्म को खत्म किया गया, कि एक जो बिगेस्ट ग्राफ जहां पे पीक पे पहुंच के स्टोरी का पहुंचता है क्रेसेंडो, फिर वो गिरता है, वहां पे फिल्म को खत्म कर दिया गया। उसके बाद किताब में भी ऐसा कुछ है नहीं, मतलब है शी लिव्स ऑन एंड यू नो, बट शी कम्स बैक टू लखनऊ, वो सब कहानी है। लेकिन यहाँ पर कि भाई माँ भाई ने कहा कि चले जाओ, और वो फिर वापस अकेली हो गई। आई थिंक वहां पे आकर के वो ग्राफ निपट जाता है। आई थिंक हार्डी उस्वा जी ने बोला भी है कि जो ये कैरेक्टर है, मतलब ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या ये रियल लाइफ पे बेस्ड है। शायद उन्होंने खुद ये बोला हुआ है कि कोई अजीजन बाई करके थी जिनके ऊपर ये कहानी कैरेक्टर उमराव जान का बेस्ड किया। है। हाँ, तो इसी आप कभी कुछ लिखते हैं तो आप हवा में नहीं लिखते, आप जो आसपास देखते हैं, जो लोगों से मिलते हैं, और जो कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं से देखे सुने समझे चरित्रों पर बनते हैं, लोगों पर बनते हैं, वो ज्यादा बिलीवेबल होते हैं, ज्यादा रियल होते हैं, बनस्पत उसके कि जो आप हवा में फिक्शन हो गए, फिक्शनल, एकदम ही फिक्शनल, मतलब आप कर लीजिए कि, तो फिर आप स्पाइडरमैन ही बनता है। मतलब विच इज ओके, पर वो आपको पता है कि वो रियल नहीं है। वो आप उससे बहुत बहुत कोशिश की गई थी, जो 20 साल पहले वाले स्पाइडरमैन सीरीज में, कि उसको इमोशनली कनेक्ट करने की, जैसे बहुत कोशिश की गई जेम्स बॉन्ड को इमोशनल बनाने की। हाँ। इस वाले में एंड दे फेल्ड इट। मतलब शुरू में एक दो फिल्म में ठीक चला, पर वो फिर वो जेम्स बॉन्ड नहीं रहा ना। तो वो जब फिक्शनल कैरेक्टर होता है तो आप कहीं ना कहीं उसका वो यू मिस सम थिंग्स। जाहिर सी बात है, कोई भी लेखक कुछ लिखता है तो कहीं ना कहीं से तो उसको कुछ दिखता है कि उसके उस पे बेसिस पे वो थोड़ा माल यहाँ से उठाता है, थोड़ा यहाँ से उठाता है, और एक कैरेक्टर बनाता है, फिर उस कैरेक्टर फिर अपनी कहानी खुद लिखता है। That is how things are made. हमना जान में भी ये है एक्चुअली, बट हाँ, मतलब इट्स एन इंटरेस्टिंग मूवी, मजा आया देखने में। एंड वो लखनऊ का जो ओल्ड वर्ल्ड चार्म है, जो अब बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। नहीं, आपने दूसरी वाली उमराव जान देखी थी कि नहीं, मुझे ये बताइए। नहीं, वो नहीं देखी है, लेकिन मन नहीं किया, क्योंकि ये देखने के बाद वो मन नहीं किया देखने का। यही तो पाप है, आपने देखा ही नहीं ऐश्वर्या राय की, और हालांकि बहुत बड़ी फ्लॉप थी फिल्म। हाँ, शायद इसीलिए नहीं तो, देखा। नहीं, वो वही बात है। तो टू कंक्लूड द कॉन्वर्सेशन की रेखा इज उमराव जान। आप कोशिश कर लीजिए, बदल नहीं सकते। आपने नाटक भी कराया कुछ लोगों ने, उसके बाद ऐश्वर्या वाली फिल्म भी आई, लेकिन वो बात नहीं आएगी। वो जो चार्म था, वो एलिगेंस था, वो वहां पर आकर के, बिकॉज देन यू हैव द स्टैंडर्ड्स आर सो हाई टू मैच, एंड वो कनेक्ट, देन पीपल ट्राई डू एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू रिक्रिएट थिंग्स, वो आता नहीं। वो फिर दिखता है कि यू आर ट्राइंग टू इमिटेट समवन, बट वो आता नहीं है। तो वो आई थिंक कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए कि ये ठीक है, बस यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। तो आई थिंक उमराव जान इज वन ऑफ दोस। जैसे बंटी बबली का भी जब सेकंड पार्ट आया तो उसमें बंटी बदल गया था, तो बंटी में वो, मतलब नो मैटर हाउ मच, इट वाज नॉट द सेम थिंग, बिकॉज इट इज नॉट द सेम थिंग। So sometimes आपको सीक्वल नहीं बनानी चाहिए, उनको एज इट इज छोड़ देना चाहिए। नहीं, आई थिंक मुन्ना भाई में बड़ा अच्छा सीक्वल था, क्योंकि कैरेक्टर्स उठाए थे, कहानी एकदम अलग थी उनकी, तो वो
कहीं वर्क करता है कहीं नहीं करता है। मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर का सुर है वो पकड़ना बड़ा जरूरी होता है, और आप रिटेल कर सकते हैं एक स्टोरी को। ये किसी ने नहीं कहा कि उमराव जान की कहानी कोई और नहीं सुना सकता। डॉन भी दोबारा बनी थी, तो डॉन चली भी थी। अलग ट्विस्ट था उसकी कहानी में, उसने एक अलग कैरेक्टर बनाया था, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आई थिंक कई जगह वो जो जैसा अब डॉन कितना भी कूल शाहरुख खान रहे हो अमिताभ कि, बच्चन कि सोनिया बंदूक खाली है, तुम जानती हो मैं जानता हूँ, है बाहर खड़ी पुलिस नहीं जानती, या फिर वो ऐसे लेफ्ट हैंड से नारंग कीपर, मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है, एक्सेंटेड क्या कर रहे हो वाले चश्मे के साथ में, चश्मे के साथ में, उसका कोई मुकाबला नहीं है ना। मतलब आप कुछ भी कर लीजिए। जो देसी डॉन था, हाँ वो डॉन था। तो वो था। तो हम लोग भटक रहे हैं, हम उमराव जान से डॉन पे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उमराव जान एक अच्छा अटेम्प्ट है कि उसको वापस रिलीज किया गया है, और people who not been able to see on a big screen can go and see it on big screen. And in a better quality. और शायद शोले भी आ रही है with the different ending, जो ओरिजिनल एंडिंग थी शोले की वो लेकर के शोले री रिलीज हुई है अभी बाहर एक। तो उसमें ऑल्टरनेट एंडिंग है, वो पुरानी वाली नहीं है। तो पुरानी वाली मतलब ओरिजिनल एंडिंग है, वो बाद में चेंज। ओरिजिनल एंडिंग में ठाकुर उसको मारता है। अच्छा, जो पिक्चर में नहीं दिखाया, जो पिक्चर में अरेस्ट दिखाया ना, कानून का राज है, तो वो आई थिंक वो वाली एंडिंग के साथ आ रही है। तो कानून के हाथ भी नहीं, भी नहीं हो सकते। तो वो आ रही है। बाकी जैसा कि है कि उमराव जान ने कहा कि शम्मे फरोजा को आंधी से डराते हो, इस शम्मे फरोजा के परवाने हजारों हैं। तो देखते हैं, आप लोग भी जाके देख लीजिए अगर आपने उमराव जान नहीं देखी है तो। थिएटर्स में चल रही है।